संसदीय लोकतंत्र एक ऐसा मैदान है जहां सरकारें बनती हैं और गिर भी जाती हैं। पर कैसे? इसका एक बहुत बड़ा जवाब छिपा है एक छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली टूल में, जिसे कहते हैं संसदीय प्रस्ताव। तो चलिए आज इसी की असली ताकत को समझते हैं। जरा सोचिए, बस एक लाइन, एक अकेला वाक्य, और वो पूरी की पूरी सरकार को चुनौती दे सकता है। सुनने में शायद थोड़ा फिल्मी लगे, है ना? पर यही तो संसदीय प्रक्रिया की सबसे दिलचस्प बात है, और यही सवाल हमें सीधे लोकतंत्र की असली पावर के सेंटर में ले जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? जवाब है संसदीय प्रस्ताव। देखिए, ये कोई आम बातचीत का हिस्सा नहीं होता। ये आप यूं समझिए वो चाबी है जिससे संसद में किसी भी बड़े मुद्दे पर बहस और फैसले का ताला खोला जाता है। इसको और आसान बनाते हैं। मान लीजिए एक बहुत जरूरी बोर्ड मीटिंग चल रही है और अचानक एक मेंबर खड़ा होकर कहता है, 1 मिनट, बाकी सब बातें बाद में, सबसे पहले इस मुद्दे पर बात होनी ही चाहिए। बस बिल्कुल यही काम एक सांसद करता है जब वो संसद में एक प्रस्ताव लेकर आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन प्रस्तावों में ऐसी क्या खास बात है? क्या है जो इन्हें इतना पावरफुल बना देता है? चलिए इनकी ताकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के प्रस्तावों की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इनकी जरूरत ही क्यों है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? देखिए, ये जो प्रस्ताव होते हैं ना, ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। इन्हीं के जरिए सरकार के कामकाज पर नजर रखी जाती है। इन्हीं से उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है, और यही देश के सबसे जरूरी मुद्दों पर बहस के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। मतलब यही वो चीज है जो ये पक्का करती है कि संसद सिर्फ एक बिल्डिंग ना रहे, बल्कि सही मायनों में जनता की आवाज का केंद्र बने। अच्छा, तो सारे प्रस्ताव एक जैसे नहीं होते, इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांट कर देखें। तो चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं मूल प्रस्ताव, यानी सब्सटेंटिव मोशंस। ये सबसे बड़े और सबसे जरूरी प्रस्ताव होते हैं। अब सोचिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना हो, इतने बड़े बड़े फैसलों के लिए इन्हीं प्रस्तावों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है स्थानापन्न प्रस्ताव या सब्स्टिट्यूट मोशन। इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए सदन में किसी एक प्रस्ताव पर बहस चल रही है और कोई सदस्य खड़ा होकर कहता है, रुकिए, मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। तब वो अपना एक नया प्रस्ताव पेश करता है जो पहले वाले की जगह ले सकता है, अगर सदन मान जाए तो। और आखिर में आते हैं सहायक प्रस्ताव, यानी एंसिलरी मोशंस। इनको आप संसद की कार्यवाही का ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं। इनका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि जो मेन प्रस्ताव हैं उन पर बहस और वोटिंग की पूरी प्रक्रिया एकदम स्मूथली, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहे। अब इन सभी प्रस्तावों में से कुछ ऐसे हैं जिनके नाम हम और आप अक्सर खबरों में सुनते हैं। ये वो हैवीवेट प्रस्ताव हैं जो सच में सरकार की नींव तक हिला सकते हैं। तो चलिए जरा इन बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं 3 सबसे बड़े प्रस्तावों की: अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। ये आप कह सकते हैं विपक्ष के तर्कश के वो 3 सबसे धारदार तीर हैं जो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं और कई बार तो देश की राजनीति का पूरा रुख ही मोड़ देते हैं। अविश्वास और निंदा प्रस्ताव, ये दोनों नाम सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं ना, पर यकीन मानिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सीधा मतलब होता है, हमें अब इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा, और अगर ये पास हो गया तो पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। गेम ओवर। वहीं दूसरी तरफ निंदा प्रस्ताव सरकार की किसी एक खास नीति या काम की आलोचना के लिए होता है। अगर ये पास हो भी जाए तो सरकार की किरकिरी तो बहुत होती है, लेकिन उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि प्रस्ताव क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। पर एक प्रस्ताव सिर्फ एक आइडिया से निकलकर वोटिंग तक का सफर तय कैसे करता है? आखिर वो कौन कौन से पड़ाव हैं जिनसे गुजरकर एक प्रस्ताव या तो कानून का हिस्सा बन जाता है या फिर सरकार के भाग्य का ही फैसला कर देता है? ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कोई भी सदस्य एक लिखित नोटिस देता है। इसके बाद सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर या चेयरमैन ये तय करते हैं कि प्रस्ताव नियमों के हिसाब से सही है या नहीं। अगर वो इसे मंजूरी दे देते हैं तो फिर शुरू होती है उस पर गर्मागर्म बहस, और सबसे आखिर में होती है वोटिंग, जहां सभी सदस्य वोट देकर अपना फैसला सुनाते हैं।
तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि यही प्रस्ताव हैं जो संसद को सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब होने से बचाते हैं। ये असल में वो इंजन हैं जो लोकतंत्र की पूरी गाड़ी को जवाबदेही और बहस के रास्ते पर आगे लेकर जाते हैं। इनके बिना सच कहा जाए तो संसद शक्तिहीन है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां 24 घंटे न्यूज़ चलती है, सोशल मीडिया पर हर मिनट बहस होती है, क्या संसद की ये सदियों पुरानी प्रक्रियाएं आज भी उतनी ही असरदार हैं? क्या ये आज भी सरकार की जवाबदेही तय करने की वही ताकत रखती है, या फिर इन्हें भी बदलते वक्त के साथ बदलने की जरूरत है? इस सवाल पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका जवाब हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।